हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ्स आपको बता रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे 1.1 जो आप लोग का एक्सरसाइज है, यानी कि चैप्टर नंबर पहला जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो चैप्टर आप लोग का था, जिसमें कि हम आपको 1.1 का सारा क्वेश्चन जो है आपको बता दिए थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टार्ट ही करने वाले हैं 1.2 के बारे में कि 1.2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कुछ उस पर हम उदाहरण के माध्यम से उसको बनाने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे 1.2 जो आप लोग का प्रश्नावली 1.2 है उसको। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं 1.2 में उस सारे टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे। ठीक, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए आप खुद से भी आप 1.2 का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है। तो आभास गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि दो ही ये आपको सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ आपको इसको सीखना है। लेकिन एचसीएफ जो है हम आपको 1.1 में भी बताए थे, लेकिन 1.1 में जब आप एचसीएफ सीखे थे तो वहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से था। लेकिन यहाँ पर आपको अब सीखना है आभास गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, वहां से भी सवाल बनता है। तो सारे टाइप के सवाल को हम आज डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। तो देखिए आज की क्लास में खासकर बात करेंगे गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे और दोनों में रिलेशन यानी संबंध क्या क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये जानकारी आपके पास पहले से अवेलेबल है ना। पहले से आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि आभास संख्या क्या होता है। तो आभास संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसा कि आपको याद होगा कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को अभाज्य बोलते हैं। तो अभाज्य ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना, यानी कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो है आपको यही नंबर दिखाई देना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, इस तरह से आप बढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये पूरा बहुत सारा होता है, इसको आप काउंट कर भी नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा आभास संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है, 3, 5, 7, 11, ये सब तो आपको पता ही है। तो याद रखिएगा, दूसरा परिभाषा से भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका देखिए जिसका केवल एक और दो केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कहने का मतलब एगो एक होगा और एगो स्वयं होगा। ठीक है, दो गुणनखंड मतलब एगो एक और एगो स्वयं, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो सीखना है वो क्या सीखना है, इसके बारे में समझिए। भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर को ही आपको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या कौन सा है। तो आपको पता होगा जिसका, यहाँ देखिए, जिसका कम से कम 3 गो गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम कै गो गुणनखंड होना चाहिए, 3 गो। जैसे 4 को आप जानते हैं कि 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कै गो है, 3 गो है। जिस जिस संख्या से कटता है उसको गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भी कट सकता है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 12, 14, 15, 16, ये सब संख्या जो है वो भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या कहलाता है। जैसा कि हम आपको पहला वाला वीडियो में ही आपको ये सब चीज जानकारी दे दिए थे। तो यहाँ पर हमको सीखना क्या है कि भाज्य या यौगिक संख्या को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर यही चीज सीखना आपका यही है कि भाज्य संख्या को ही अभाज्य गुणन के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए आखिर कैसे लिखते हैं, क्या होता है, समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक चीज अभी जस्ट आपको बताया था कि जो 4 आपके पास भाज्य संख्या है यानी यौगिक जो संख्या है, इसका कै गो गुणनखंड हो सकता है। गुणनखंड मतलब जिस जिस संख्या से 4 जो है कट सकता है उसको लिख दीजिएगा। तो 1 से कट सकता है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और कोई ऐसा संख्या है जिससे 4 पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 10 कोई संख्या है और 10 का गुणनखंड अगर आपको पूछा जाए तो क्या किस किस संख्या से कट सकता है? 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 5 से और 10 से,
है ना। तो ये सब जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इसका गुणनखंड हो गया। उसी तरह से सोचिए 36 कोई संख्या है तो 36 कै वो संख्या से कट सकता है, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 36 से। और कोई संख्या है क्या जिससे कि कट सके? तो आप एक बार सोच सकते हैं, है ना। तो आप अच्छा से ये सोच लीजिएगा, आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए एक और संख्या है, देख लीजिए इसको जल्दी से। आप एक बार सोच भी सकते हैं कि और कोई एक संख्या है, तो एक संख्या और है, जैसा कि आपको याद होगा इसमें 18 से भी कटता है, 18 गुना 36 होता है। ठीक है, 9 से भी कटता है तो इसमें आपको एक 9 भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। और कोई है क्या? एक बार आप खुद से सोच सकते हैं। ठीक, तो जो जो संख्या से कटने वाला है वो सारा जो लिखेंगे वो उसका गुणनखंड कहलाता है। जिस जिस संख्या से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिस जिस संख्या से 36 विभाजित होगा वह उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा अभी गुणनखंड की बात की है, लेकिन आपको सीखना क्या है भाई? तो आभास गुणनखंड। तो आप बताइए 4 में कौन सा आभास गुणनखंड है? तो एक तो आभास गुणनखंड होता नहीं, आभास संख्या है नहीं, 4 तो है नहीं, क्योंकि आभास संख्या के बारे में अभी आपको जस्ट बताया। देखिए यहाँ पे आभास संख्या यही सब है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देखकर बताइए 4 में आभास गुणनखंड कै गो है? एक ही गो आपको दिखाई दे रहा है और वो है आपका 2। ठीक है, तो 4 को जब हम खंडित करेंगे तो आपको उसमें 2 ही दिखाई देगा, या 2 कितना बार भी हो लेकिन 2 ही दिखाई देगा। अब हम 10 की बात करें, 10 में अगर पूछा जाए कि आभास गुणनखंड कौन कौन सा है, मतलब आभास संख्या कौन कौन सा है, तो ये आप कहिएगा 2 और एगो 5, क्योंकि एक तो होता नहीं कभी, 10 तो होगा नहीं, यानी कि 2 गो, एगो 2 और एगो 5। 36 में अगर बात करें, 36 में कौन कौन है, तो देखिए एगो 2 हो सकता है, एगो 3 हो सकता है, 4, 6, 12 ये सब 9 इससे कभी होता नहीं है, तो यानी कि 2 और 3 ही रहेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि कोई संख्या, एक जैसे एक प्रश्न लेकर आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न देखिए, 8 को अभाज्य गुणन के रूप में आपको लिखना है, यानी आप अभाज्य को, मतलब 8 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आप भाग देते थे, खंडित करने का मतलब होता है आधा आधा करना 2 से। तो अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्या पहले कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे डॉट डॉट आगे। ठीक है, तो ये सब संख्या से आपको पहले इसमें भाग देना है। भाग तो आपको देने आता है, तो सबसे पहले देखिएगा कि छोटा संख्या से आपको भाग देना है। 8 जो है 2 से लग जाएगा तो 2 से पहले आप इसको लगा दीजिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, 2 से पहले लगाएंगे। तो 2 को कितना बार पढ़िएगा, जैसे आप भाग देते हैं ना, एकदम सेम चीज आपको भाग देना। तो कितना बार में लगाएंगे? 2 चौके 8, 4 बार में लगा देंगे, है ना। तो ये 4, अब फिर आप इसको 2 से ही लगेगा, तो लगाइए 2 दूनी 4, फिर आप चाहे तो 2 से लगेगा, यानी 2 के एक बार में। तो याद रखिएगा एक तो आभाज्य गुणनखंड होता नहीं है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस 8 को ऐसे हम लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, हाँ दिखाई दे रहा है ना भाई। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 8 को क्या क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि 8 को आप 1, 2 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं और फिर 2 लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखना है। 2 कितना बार है? 3 बार, तो आप लिखिएगा 2 के पावर 3, बस ये आपका आभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। यानी कि 8 को आप बस ऐसे ही लिखा जा सकता है, 2 के पावर 3। ठीक, यानी कि सेम चीज जब रहेगा, सेम नंबर रहेगा, तो उसको पावर के रूप में आपको लिख देना है। जितना बार रहे उसको पावर के रूप में लिख दीजिएगा। यानी कि ये हो गया आभाज्य गुणनखंड का रूप। ऐसे सवाल आपसे भी पूछता है कोई नंबर। एक और उदाहरण देखिए, 36, जैसे मान लीजिए 2-3 को सवाल देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। जैसे देखिए 36 है, 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो 36 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। याद रखिएगा अभाज्य संख्या से ही आपको भाग देना है, 4, 6 इसे से नहीं देना है। आपको जब भी भाग देना है 2 से पहले स्टार्ट करना है। 2 से न लगे तब 3 से, 3 से न लगे तब 5 से, 5 से न लगे तब 7 से, 7 से न लगे तो 11 से, 11 से जब न लगेगा तो 13 से, ऐसे ही आपको आगे जाना है। ठीक है, सम संख्या से कोई से भाग नहीं देना है। दूस तो आप जानते हैं कि आभाज्य संख्या है। 2 से भाग दीजिए पहले, तो 18 है ना, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर अब तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो आप 3 से लगेंगे तो 3 तिहाई 9, और फिर लास्ट में 3 से, 3 एकम 3। यानी कि हम इस 36 को क्या क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए। पहले को 2 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे 3। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखना है, इसको आप देख लीजिए कि जो नंबर सेम है ना उसको आपको ऐसे लिख देना है, यानी कि 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, और गुना में आपको 3 भी 2 बार है, यानी 3 के पावर 2। ये जो रूप है ना, ये आभाज्य गुणनखंड का रूप कहलाता है।
ठीक है। यानी कि जो भी संख्या को कहेगा कभी, देखिएगा आप अपने एक्सरसाइज 1.2 में जो आपका प्रश्नावली 1.2 है उसमें आपको ऐसा खंडित करना है, ठीक है। पहला सवाल ऐसा ही है। एक सवाल और थोड़ा सा बड़ा वाला में ले लेते हैं। जैसे देखिए 96 है, अगर मान लीजिए इसको करिए भाई, तो पहले सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 और 1 तो 16, यानी 8 दूना 16। ऐसे भी आप जानते हैं 48 दूना 96 होता है ना। 2 बार में आप लगा दिए। अब आप बताइए फिर से आप 2 से लगाएंगे तो ये 24 दूना 48। ना समझ में आए तो भाग दे दे के देखिएगा, 2 से जितना बार कट जाएगा उतना लिखिए। फिर 2 से लगने वाला है तो ये आपका 12 दूना 24, फिर 2 से लगने वाला है तो ये 6, और फिर अभी भी 2 से लगेगा यानी कि 3। अब जो है 2 से नहीं लगेगा तो आप 3 से लगाइएगा, 3 ने कम। तो यहाँ जो नंबर्स बचेगा उस सबको ही लिख देते हैं, यानी कि 96 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुना कै गो 2 है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो लिख दिया ना, और एगो 3 अकेले। यानी कि इसको आप ऐसे नहीं लिखेगा, इसको आपको एक लाइन बढ़ा देना है। कैसे, 2 को काउंट कर लीजिए, 2 कै बार है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 और गुना में 3 के पावर कुछ ना था 1 दीजिएगा। ऐसा सवाल में आपसे कभी कभी पूछ देता है कि 96 को अभाज्य गुणनखंड करिए और बताइए कि 2 के पावर मतलब 2 का घात कितना होगा। तो अगर इसमें अगर ऐसे भी सवाल कभी कभी पूछे कि 2 का घात पूछे, तो घात मतलब माथा पर कितना है पावर में, तो 5 है तो यानी 5। ऐसे भी सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे आप कर लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। घात भी कभी पूछे तो ऐसे खंडित करके देख लीजिए कि 2 कितना बार है, तो वही उसका घात हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको अब बात समझ में आया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया अच्छा से लग जाए। जैसे 404 है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 0 202 बार में लग गया। फिर 2 से ये लग सकता है तो 10, यानी कि 101। अब आप सोचिए 101 जो है ना, हमें लगता है 3 से भी नहीं लगे, 2 से तो लगेगा नहीं, ये तो कंफर्म है, 3 से भी नहीं लगेगा, और 10 दहाई 100 नहीं लगेगा। यानी कि अब जो है ना ये लगने वाला ही नहीं है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 101 को एक बार में आप लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी छोड़ सकते थे। यानी कि 404 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 101 बस। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे कर सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 101 के पावर 1। एक लिखिए चाहे ना लिखिए, ऐसे आप लिख दीजिए, ये इसका गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया। तो आराम से आपको फैक्टर ऐसे कर लेना है, जिसको फैक्टराइज बोलते हैं, आराम से ऐसे कर लेना। अब इसके मदद से हम लोग को सीखना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाई इसके मदद से एलसीएम और एलसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे डिटेल्स में। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एचसीएफ का मतलब आप लोग समझते हैं ना, एचसीएफ को हम लोग मॉसो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एलसीएम को हम लोग लॉसो बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे लॉसो को एलसीएम और एचसीएफ मतलब मॉसो होता है, ठीक। तो पहले आप लोग समझिए कि भाई एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को आप वैसे समझेंगे तो हायर कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ए और बी दो आपके पास कोई संख्या है और उसका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या कहेंगे, देखिए संख्याओं में प्रत्येक, मार्कर को चेंज कर लिया जाए, यहाँ देखिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको ना अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे अभी हम आपको खंडित करके बताएं वैसे आप गुणनखंड कर लीजिए। और उसमें क्या कर रहा है से देखिए, एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में मिले, दोनों में कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, दोनों में मिलने वाला अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। घात मतलब जैसे अभी आप पावर में कैसे लिख दिए थे, 2 3 बार था तो 2 के पावर 3। तो घात मतलब पावर पर जितना सबसे छोटा जो घात होगा ना, उसका गुणनफल हम लोग लिखेंगे तो उसको एचसीएफ बोलेंगे। उदाहरण पे हम समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आप ये भाषा में समझाया जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। दोनों में ऐसे आप ये देहाती भाषा में ऐसे याद रखिए, दोनों में जो मिले सिर्फ वही आपको लिखना है। यानी दो जो संख्या आप ए और बी है उसको खंडित पहले कर लेंगे, और दोनों में जो मिलेगा उसी को पहले आपको लिखना है, जो न मिलेगा उसको नहीं लिखना है गुना के रूप में, ठीक है। जैसे अब एचसीएफ एलसीएम समझिए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब लॉसव। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इस बार देखिए लॉसव मौसव वाला में क्या बताया गया, जो सबसे छोटा घात हो और दोनों में मिलना भी चाहिए।
इसमें क्या कहा, मिलने वाला बात नहीं कहा, प्रत्येक कहा है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी जो घात होगा उसको लिखना है। इसका मतलब देहाती भाषा में ऐसे, मिले वो भी लिखना है और न मिले वो भी लिखे, यानी दोनों में पहले आप मिला लीजिए, मिलाने जानते हैं ना, दोनों में जो मिलता है उसको लिखना है और न मिले उसको भी आपको लिखना है, जैसा कि आप बचपन से भी आप ये पढ़ते आए होंगे। अब हम इसी पर एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को देखिए ठीक से। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ए बराबर यहाँ पे खंडित करके हम दिए हैं। ये सवाल आपका जस्ट पिछले साल ही पूछा गया था, ठीक है। ये ऐसे करके ये आप खंडित किए हुए था और पूछ रहा था कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो अभी एचसीएफ मतलब दोनों में जो मिले उसी में को जो सबसे छोटा पावर होगा उसको। तो एक बार हम आपको बता दें, इसमें देखिए मिलने वाला एगो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मिलने वाला इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो छोड़ दीजिए, 5 इसमें है तो इसमें भी 5 है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं। मिलने का मतलब होता है दोनों में रहना चाहिए। तो अब आप बताइए एचसीएफ मतलब दोनों में मिले, तो मिल तो रहा है एगो 2 और एगो 2 और एगो 5, यही ना। तो आप बताइए दोनों में जो सबसे छोटा पावर, 2 के पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो छोटा पावर कौन सा है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 को पहले लिखिएगा, ठीक है। और कौन कौन मिलने वाला है, 5 भी मिल रहा था, 5 के पावर यहाँ 1 है और 5 के पावर भी यहाँ 1 के है, तो 1 के को तो मिलवे करेगा, तो 5 के पावर 1। और कोई संख्या इसमें मिल रहा है क्या, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे उसको। 5 देखिए 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है तो नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ में आप क्या कीजिएगा, जो मिलेगा उसी को लिखना है, इतना माइंड में बैठा लीजिए, और सबसे छोटा जो पावर होगा उसी को लिखना है, ठीक। तो ये हो गया। आप इसको गुना कर लीजिए, 2 के पावर 3 मतलब 2 ना कि 6 बोल दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुने 5 यानी 8 पच्चे 40, इसका एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम के लिए हम आपको क्या बताया, इसको पहले इस सबको हटा दीजिए भाई, देखिए इस सबको हटाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा ठीक से देखिए अब एलसीएम के लिए क्या होता है, पहले हम आपको बताया जो मिले वो भी ना मिले वो सबको लिखना है, और इस बार जो है ना बड़ा पावर को लिखना है। तो सबसे पहले आप मिलाने वाला देखिए, तो 2 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर 4, तो 2 2 मिल रहा है ना, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 के पावर 3 की 2 के पावर 4, तो 4 वाला, तो इसमें बड़ा वाला लिखिएगा तो 4। अब देखिए 5 वाला पहले मिला उसको लिखना है, ठीक है। तो 5 मिल रहा है तो 5 एगो है, 5 एगो है, तो यानी बड़ा पावर क्या, 1 एगो होगा, 2 गो थोड़े ना हो जाएगा। अब याद रखिए जो न मिल रहा है उसको भी आपको लिखना है, जैसे 3 यहाँ पे है नहीं मिल रहा है तो ये आपको 3 एक बार है तो एक बार लिखना है, 7 न मिल रहा है तो 7 एक बार है तो 7 को भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। यही अंतर है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ जब लिखेगा तो दोनों में जब मिलेगा उसी का छोटा वाला पावर लिखिएगा, लेकिन एलसीएम जब लिखिएगा तो मिलेगा उसका बड़ा वाला पावर है, जो न मिलेगा उसको भी लिखना। अब गुना करिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 के पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब गुना कर लीजिए भाई, 16 पचे 80 और 7 या 21, यानी किसको गुना करेंगे तो ये 0 तो रहेगा, 8 के 8 8 दूनी 16 है ना, इसको गुना कर लीजिए भाई, 21 से 8 आपको 8 के 8 8 दूनी 16 168, यानी कि ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको आगे चल के सवाल भी आपको बताएंगे। तो ये जो तरीका है एलसीएम का मतलब आप समझ गए होंगे, जो सबसे बड़ा पावर है मिलने वाला, न मिलने वाला को भी लिखना है। लेकिन एचसीएफ, एलसीएम समझ गए, एचसीएफ का मतलब सिर्फ मिले उसका छोटा वाला पावर, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा प्रश्न पर ले चलते हैं जिससे कि आपको 1.1 का सवाल बनने लगे। जैसे देखिए सवाल देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, या निकालना है। तो सवाल यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रहा होगा, एगो 6 और 6 और 20 और एगो 72 और 120 का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बनाने का तरीका बताते हैं। एक पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपके पास एगो 6 है और एगो 20 है, तो आपको करना क्या है, दोनों को बारी बारी से पहले ऐसे खंडित कर लेना है, ठीक है। तो खंडित करना अभी हम आपको जस्ट बताएं, 2 से पहले लगाइएगा तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगाएंगे तो अब तो बस टपकिएगा, अभी तो हो नहीं सकता है। तो 6 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात ऐसे लिखिएगा, 6 बराबर, पहले इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए ठीक रहेगा, 2 से लगाइए तो 10,
2 से लगाइए तो 5, फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, कहता 5 से तो 5 एकम 5, यानी कि खंडित पहले आपको कर लेना। तो 6 को ऐसे लिखना है, ये जो 6 को खंडित किया था क्या क्या आया था इसमें, एक बार देख लीजिए। 6 को एगो 2 आया और एगो 3 आया, एक तो लिखना नहीं क्योंकि अभाज्य गुणनखंडी लिखना है। तो 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, दोबारा तो है नहीं कि आप पावर लगाएंगे। और फिर आप देखिएगा 20 को जब आप खंडित किए तो 20 में क्या आया, एगो 2 आया, एगो 2 आया और एगो 5 आया। लेकिन हाँ, इसमें आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो ऐसे लिखिएगा 2 के पावर 2, अब 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। यानी कि आपको ध्यान बस इसमें देना, इस वाला में और इस वाला में एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, दोनों चीज पूछ रहा है। तो चलिए बताइए, HCF HCF अभी आपको जस्ट बताए थे क्या कि दोनों में जो कॉमन होगा सो, और छोटा वाला पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 है मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो यानी छोटा वाला पावर क्या है, 2 एक बार है और यहाँ 2 2 बार है, तो छोटा वाला पावर देखिएगा तो 2 एक बार लिखिएगा HCF में। और जो ना मिल रहा है उसको लिखना ही नहीं है, इतना याद रखिए, कंफ्यूजन मत आप पालिएगा, ठीक ना। दोनों में जो मिले उसी को लिखना है, और छोटा वाला पावर। तो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है। 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो गया, यानी 2 ही रह जाएगा, यानी आपको अब गुना में करने की जरूरत नहीं रही है, यानी 2 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम मतलब दोनों में पहले आप मिले वाला को लिखिए, न मिले वाला को भी लिखिए। तो मिलने वाला देखिए 2 और यहाँ 2, लेकिन इसमें छोटा वाला पावर इस बार नहीं लिखना है, इसमें बड़ा वाला पावर, यानी 2 के पावर 2 पहले लिखेंगे। 3 नहीं मिल रहा तो 3 को एक बार लिखेंगे, 5 नहीं मिल रहा तो एक बार, क्योंकि एक बार है तो एक के बार लिखना है, 2 बार रहता तो 2 बार लिखते, मिले सो भी न मिले सो भी, और बड़ा वाला पावर इसमें लिखना है, ठीक। अब भाई गुना कर दीजिए, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 गुने 3 गुने 5, और आप इसको गुना करके आप आराम से बोल सकते हैं 4 3 12 25 60, यानी कि 60 इसका आंसर आएगा। और उम्मीद है आपको ऐसे भी समझ में आता होगा कि 6 और 20 में 2 ही मिलता है, और दोनों के गुना करिएगा तो आराम से भी ये 60 जो होता है इसका एलसीएम होता है। ऐसे भी आप बच्चा वाला जैसे निकालते हैं ना भाग विधि से, ऐसे 6 और ऐसे 20 ऐसे भी निकाल के देख लीजिए एक बार। 2 तिहाई 6, 10 दूनी 20, अब तो लगेगा नहीं, बस हो गया 10 तिहाई 30 दूना 60, एकदम सिंपल सी बात था क्या। अब तो हमें लगता है कि आप आराम से समझ रहे, लेकिन ये आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे खंडित करके बनाते हैं तो इसको आभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। उम्मीद है आप पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्रश्न समझिए, एक और प्रश्न समझ लीजिए। नहीं, इसमें एक और प्रश्न था ना, उसको भी देख लेते हैं भाई। देखिए एगो 72 और 120 था, उसको भी देख लीजिए। 72 और एगो 120, इसको भी खंडित करिए, एक आइडिया लग जाएगा आपको, अब समझ में आ जाएगा। 2 से पहले लगाएंगे तो 36 दूनी 72, 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9, फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए अब 2 से लगा दिए, गलती कर दिए ना, आप भी ऐसे गलती मत करिएगा, ठीक है ना। 2 से तो अब लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, और 3 से लगाएंगे तो 3 एकम, ठीक। आप 120 को 2 से लगाइए तो पहले 60, ठीक है, 60 से है तो 2 से फिर लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगा सकते हैं 15, फिर अब 2 से तो लगाएगा नहीं, 3 से तो 3 5 15, और फिर 5 से आप लगा सकते हैं 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास खंडित करके जो आया है उसे लिखिएगा। 72 बराबर, 72 बराबर क्या क्या आया, देखिए 2 गुने 2 गुने, आप याद चाहे तो डायरेक्ट आप यहाँ से काउंट करके भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 1 2 3, 3 बार है यानी 2 के पावर 3 गुना, और 3 2 बार है तो ऐसे लिखेगा 3 के पावर 2, ठीक। अब 120 को आप क्या लिखेगा, 120 को ऐसे भी देख लीजिए, 1 1 2 3, यानी 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 गुना, और 3 तो एक ही बार है, और 5 एक बार, ऐसे करके आप लिख दीजिए। अब आप बताइए कि इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब पहले निकाल देते हैं, यहीं पे आप देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ देखिए यहीं पे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मतलब दोनों में जो कॉमन हो और छोटा वाला पावर। तो कॉमन तो आप देखिए 2 के पावर 2 2 कॉमन है ना, तो छोटा वाला पावर तो दोनों सेम है, यानी 2 के पावर 3 लिखना होगा। और 3 यहाँ पे मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, तो 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 एक बार है, तो सबसे छोटा एक बार है तो एक बार, और 5 तो मिलता नहीं है तो आपको छोड़ ही देना है। तो यानी 2 के पावर 3 यानी 8 तेरी 24 आपका आंसर आएगा। ऐसे भी आपको पता है 24 तेई 72 और 24 बचे 20 से कर जाता है ना एचसीएफ। और एलसीएम अगर निकालना हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, दिखेगा कि नहीं, यही निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम जब निकालेंगे तो आप बता दीजिए, दोनों में जो मिलता है उसको भी लिखना है, नो मिलता है उसको भी। और इस बार बड़ा वाला पावर, जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो ये तो बड़ा पावर छोटा पावर सेम है, तो 2 के पावर 3 लिखना है।
तीन में इस बार तीन एक नहीं लिखना, तीन को इस बार दो लिखना है क्योंकि बड़ा वाला पावर, और 5 जब न मिला है उसको भी लिखना है, जितना बार रहा है उतना बार। अब इसको थोड़ा सा गुना उना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 के 3 बार था 8, 3 के 2 बार तो 6 मत बोलिएगा, 3 के स्क्वायर 9 और गुने 5। अब इसको थोड़ा सा 8 पचे 40, 40 गुने 9, 9 चक्का 36, ये 360 आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको वो बात समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कभी कभी होता क्या है कि 3 गो भी प्रश्न दे देता है, यहाँ पर 2 गो था ना, 3 गो वाला भी एगो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ठीक है, 3 गो है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तीनों को पहले खंडित करेंगे बारी बारी से। चलिए 6 को पहले देखते हैं भाई, तो 6 को पहले खंडित करिए। तो 6 को खंडित तो बड़ा आसान है, ये तो सस्ता ही सस्ता है ना। फिर आपको कितना का खंडित करना है, 72 का, तो 72 का भी अभी आप तनका देर पहले किए ही थे। 36 दूना 72, 2 18 दूनी 36, 2 9। अब तो आपको स्पीड में समझ पाएंगे, 3 तिहाई 9 और फिर 3 से था 1, ये खंडित हो गया 72 का। एक और है 120, तो 120 को भी खंडित कर ही लीजिए। 100, इसको हटाइए, 120 को भी खंडित करिए। तो 120 को 2 से लगाइएगा तो 60, फिर 2 से लगाइएगा 30, फिर ये क्या लिख दिए भाई 30, और फिर 2 से लगाइएगा तो 15, फिर 2 से तो न लगाएगा, 3 से लगाएगा, 3 पचे 15, और फिर आप 5 से लगाइएगा तो 5 एकम 5। यानी कि तीनों को पहले आपको बारी बारी से खंडित कर लेना और लिख देना वही चीज जैसे हम अभी आपको लिखे थे। 6 को आप क्या क्या लिखेंगे, जैसे जैसे देखिए 6 बराबर, ठीक है, 6 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 के 2 3 बस एक ही बार। फिर आपका क्या है भाई, एगो 72 है, तो 72 को देखिए भाई, 72 को आप क्या क्या लिखे हैं एक बार देख लीजिए। 2 यहाँ पर 1 2 3 3 बार है और 3 2 बार है, यानी कि 2 जो है 3 बार और 3 जो है आपका 2 बार लिखा गया। 120 भी है, तो 120 को हम क्या लिखेंगे भाई देख लीजिए, 2 3 बार है ना, तो पहले आप 2 3 बार ऐसे लिख दीजिए। और 5 एक बार देखिए, 3 भी एक बार है, 3 एक बार और 5 एक बार, एक बार है। अच्छा से देख लीजिए, सब कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखिए 2 3 खाली था, ये में 3 बार 2 है और 3 बार 2 बार 3 है। ये देखिए इसमें 3 बार 2 है और 3 1 5, मतलब अकेले अकेले ऐसे। अब आप बताइए, अभी आपको जस्ट बताया एचसीएफ निकालना, तो हम क्या बोले थे, तीनों में पहले मिलना चाहिए। तो तीनों में मिलने वाला व्यक्ति एगो एक यह दिखाई दे रहा है आपको, देखिए 2 वाला एगो है और 3 भी है, हाँ ठीक है, लेकिन 5 जो मिलने वाला नहीं। और मिलने वाला में भी क्या बताया, छोटा घात। तो छोटा देखिए 2 3 बार 2 3 बार 2 एक बार, तो छोटा घात 2 1 है, तो 1 के लिखिएगा ऐसे। और 3 के इसमें 3 भी मिल रहा था छोटा घात, तो 3 एक बार, 3 2 बार, 3 एक बार, यानी कि छोटा घात एक बार। और 500 लिखेंगे नहीं क्योंकि मिलने वाला व्यक्ति है नहीं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 गुने 3, यानी कि 6 इसका एचसीएफ होगा, यानी मौसो होगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब जो इस बार आपको बड़ा वाला घात जो मिल रहा है पहले वो भी लिखना है, न मिल रहा है उसको लिखना है। तो मिलने वाला में बड़ा वाला घात देखिए 2 2 2 का सबसे ज्यादा घात 3 बार है, तो 3 लिखिएगा। और 3 में भी बड़ा घात क्या है, 2 है, तो 3 के पावर 2। और 5 जो न मिल रहा था ना उसको भी लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है इसमें, ठीक है, एलसीएम में। अब बस आप इसको गुना उना कर दीजिए, आपका आंसर है फाइनल आ जाएगा। तो देखिए 2 के क्यूब 8, 6 मत लिखिएगा, 3 के स्क्वायर 9 और गुने 5। आप थोड़ा सा गुना कर लीजिए भाई, 8 पचे 40, यानी कि 40 गुने 9, 9 चक्का 36, यानी कि 360 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 गो भी रहे तो आप बना सकते हैं, 2 गो रहे तो भी आप बना सकते हैं आराम से। तो आपको ये जो 1.1 एक्सरसाइज जो मिलने वाला प्रश्न है, आपको इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आया होगा। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक और बता ही देते हैं जिससे कि आपका एक्सरसाइज जो है आपका फिनिश ही हो जाए। देखिए लास्ट टॉपिक इसमें और एक सीखना है, एलसी देखिए एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। संबंध यह होता है, समझिएगा, यहां से भी आपका 1 नंबर का बात है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ऐसा आपकी कंडीशन याद रखिएगा। एचसीएफ गौर से देखिएगा, एचसीएफ ए बी का एचसीएफ मतलब ऐसे हिंदी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ए बी का मौसा ए बी गुना लौसा ए बी बराबर ए गुना बी, ये फॉर्मूला।
और देखिए इस यहाँ से भी आपका सवाल बनता है, सवाल पूछता है एग्जाम में कि ऐसे आप याद रखिएगा, पहले मौसा गुने लौसा बराबर ए गुना बी। तो दो गो जो संख्या दिले रहेगा ना, पहले मौसा गुने लौसा या लौसा गुने मौसा भी कर सकते हैं, गुना में है तो उल्टा पुल्टा चलेगा। लौसा गुने मौसा कहिए चाहे मौसा गुने लौसा बराबर ए गुना बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। इसको तीन तरीका से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मौसा ए बी गुना लौसा ए बी बराबर ए गुना बी, मतलब दो जो संख्या दिले रहेगा ना इधर आपको गुना करना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दो संख्याओं का मौसा गुने लौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। इसमें सवाल कैसे पूछता है अब हम आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। क्या क्या कैसे मौसा, ऐसे आप याद रखिए, सीधा सीधा बात, मौसा गुने लौसा अब बराबर में ए गुना बी, मतलब दो जो संख्या है ना वो वाला, ऐसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहां से सवाल कैसे पूछा गया था भाई वो भी तनका देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। दो संख्याओं का मौसा, देखिए मौसा देले है, मौसा मतलब एचसीएफ देले है एवं लौसा देले है, और पूछ रहा है यदि उनमें से, नहीं और कुछ दिए हुए, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, लौसा गुने मौसा चाहे मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो जिस एक संख्या दे ले दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला भाई क्या है आपके पास, क्या अभी आपको बताया गया शॉर्ट में, मौसा गुने लौसा अब बराबर क्या बताया गया ए गुना बी, यानी ए पहला संख्या और बी दूसरा संख्या है। तो सोचिएगा हम, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप टिक भी कर सकते हैं। मौसा कितने दिए हुए भाई, तो 27, यहाँ पे लिखेगा 27 गुना लौसा भी दिए हुए 162, तो 162 ए मतलब पहला संख्या आपको दिया गया है 54, तो 54 लिखिए, और गुना में बी, बी मतलब दूसरा संख्या नहीं दिया गया है और दूसरा संख्या ही आपको निकालना है। तो थोड़ा सा इसको काट कूट करिए, 27 दूनी 54 आराम से कट गया, यानी 162 बराबर दो में 20 से दो, आप दो से भी ये कट ही जाएगा ना, तो इसको काट ही दीजिए भाई। तो काटेंगे तो आपके पास बी का जो वैल्यू आएगा 8 और 81 आपका आंसर आएगा, है ना, 81 बार में कर जाएगा, 81 दूना 162। समझ में आता है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। इस तरह से कोई भी तीन गो चार गो चीज होता है, चार गो में कोई दो गो तीन गो दिए हुए रहेगा और चौथा जो गैप रहेगा आराम से पूछ देगा। एक प्रश्न और हम आपको ऐसा बता देते हैं जिससे कि आपको आइडिया और अच्छा से लग जाए। देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक, देखिए 2166 एवं इस बार गुणनफल का है, मतलब दो जो संख्या है बाद वाला उसको गुना करके इस बार दे दिया है 2166, और का उनका मौसा अगर 19 है तो उसका लौसा क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इस सवाल को भी आप आराम से बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिखिएगा, पहले मौसा गुने लौसा, एक बार फॉर्मूला आप आपको याद कर लीजिए, मौसा गुने लौसा बराबर क्या लिखेगा, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या दिए हुए उसको पहले आप पकड़िए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2166, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ई वाला, इस बार ए और बी का गुना करके दिए हुए 2166, समझ में ऐसे। और मौसा भी दिए हुए शायद, देखिए मौसा का मान आपको 19 है तो यहाँ पे आप 19 लिखेगा, लेकिन लौसा जो है आपके पास नहीं है, लौसा ही आपसे पूछ रहा है, तो लौसा नहीं जानते हैं तो इसको लौसा को आप छोड़ दीजिए 10 के 10, 19 से इसको आप काट दीजिए तो आपका लौसा बराबर कितना हो जाएगा 2166 बटा 19। अब बस 19 से इसको काटिएगा, जो कटेगा वही आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आप आराम से इसको काट सकते हैं, एक बार काट के हम आपको बता ही देते हैं। 19 से काटेंगे तो देखिए भाग देना है, 19 से कम 19 तो क्या बचेगा, ये हो गया 11 में से 9 गया 2, तो कट ही गया, ऊपर से 6 उतारेंगे, फिर एक बार में लगेगा तो फिर 19 लिखेंगे, तो ये हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, ये तो बेचारा कट ही गया 6, और 19 दूना 38, 38 दूना 76, यानी कि आपका 4 बार में लग जाएगा, 19 चौक 76, ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि ये पूरा पूरा कटेगा 114 बार में। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। उम्मीद है आपको ये इस टाइप का प्रश्न भी, दो ही टाइप का इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, 1.2 में आपको खास करके 1.2 में जो अभी हम आपको सवाल बताएं वही टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिएगा, एक्सरसाइज का सवाल खुद से जरूर बनाइएगा और इस सवाल का आंसर भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप मेरा बात समझ गए हैं तो। संख्या 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ 1.1 जो है आप बनाइएगा, पहले पूरा बनाने का प्रयास करिए, आपसे बन जाएगा।
न बनेगा तो हम आपको अगले वीडियो में 1.2 का पूरा A to Z क्वेश्चन का आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ बता देंगे। तो आज के हम को यहीं समाप्त कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सर जरूर करिएगा। थैंक यू।